आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका मिड टर्म का एग्जाम, जो कि साइंस सोशल साइंस का एग्जाम है। मिड टर्म का एग्जाम है ये। 80 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर है आपका, प्रैक्टिस पेपर। सैम्पल पेपर टाइप है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको देखना ज़रूरी है। आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेने हैं। इस सेक्शन को, इस पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड करा है, ABCDE। 40 क्वेश्चन है पूरे। अब इंटरनल चॉइस दे रखी है, मार्क्स क्वेश्चन के आगे ही दे रखे हैं। 1 से 27 तक के क्वेश्चन 1 मार्क के, 28 से 31 तक के शॉर्ट आंसर टाइप में और 80 वर्ड में ही करने हैं। 32 से 65 भी 80 वर्ड में करना है, लॉन्ग आंसर टाइप है पर 80 वर्ड में ही करना है। और 36 से 39 तक के क्वेश्चन आपके केस बेस्ड हैं, 5 मार्क्स के हैं एक एक क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ वाला क्वेश्चन है, जिसमें ज्योग्राफी से 3 मार्क्स का है और हिस्ट्री से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और विजुअली इम्पेयर्ड क्वेश्चन पेपर के लिए भी है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में करेंगे, तो ये कोई डाउट ना रहे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा साथ साथ हिंदी में भी दिखेगा इंग्लिश में भी दिखेगा। ज़्यादातर मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगी, बिकॉज मुझे SST इंग्लिश में ही आती है। और हिंदी में भी हम आंसर और मैं आपको समझाती जाऊंगी, बिकॉज हम समझते तो हिंदी में ही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन का कौन सा कारक नहीं है, तो कौन सा? भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, तीनों है, लैंड लेबर कैपिटल। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन हमारा नहीं है, तो ये हम डी को हटा देते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। बताइए कौन सा देश है? भूटान की लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, नेपाल की भी लगती है, ताजि तजाकिस्तान की नहीं लगती, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर भीमराव तो थे, उन्हें तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह या महात्मा गांधी? महात्मा गांधी नहीं थे, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था? तो महात्मा गांधी। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो रॉबिस्फेयर रूलर था, या लुइस 16 रूलर था, जॉन लॉक रूलर था, या नेपोलियन रूलर था? तो रॉबिस्फेयर एक रूलर नहीं था, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। या फिर आप कंफर्म हो जाएंगे, मुझे भी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा रॉबिस्फेयर रूलर है या नहीं। 1789 तक फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी? लिब्रे, रुपया, डॉलर, टका। तो लिब्रे थी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। टाइल से आप क्या समझते हैं? सीधे राज्य को अदा दिए जाने का टैक्स पे डायरेक्टली टू स्टेट, फ्रांस की मुद्रा, करेंसी ऑफ फ्रांस, चर्च द्वारा लिए गए जाने वाला टैक्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाइल जो थी वो एक चार्ज जो थे वो एक टैक्स लेते थे, वही आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सी और ए में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट आप एक बार इसे बुक में पढ़ के श्योर हो जाएंगे। तो इसी बहाने कि आप अपना बुक भी तो खोलेंगे। देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन टाइम बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, जो क्योंकि प्राइम मेरिडियन इंडिया का 82 डिग्री 13 सेल्सियस है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में है? पीपल फील दमसेल्फ फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, यस, ये तो हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती हैं। डेमोक्रेसी रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट्स इन बेटर वे देन अदर, ये भी इसी के वे में है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं और ये अकाउंटेबल होती है, तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन असर्शन रीजन का, ये जिन देशों के पास संविधान है वह देश लोकतांत्रिक है। ये ज़रूरी नहीं है। संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है, तो करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिनके पास है, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक भी हो। फ्रांस का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने ई स्टेट में बटा होता है? तो 3 ई स्टेट, फर्स्ट, ई एंड थर्ड, तो 3 आ जाएगा इसमें। फिर आपको दे रखा है, गांव में मौसमी बेरोजगारी बहुत पाई जाती है। कृषि पर आधारित होने के कारण कई लोगों को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है। यानी यहाँ पे बोला गया है, जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यहाँ पे मतलब कुछ महीने काम करते हैं, कुछ महीने नहीं करते, वो विलेज गांव में बहुत होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग डिपेंड होते हैं। और एग्रीकल्चर क्या होती है, साल भर होती है और आधे साल नहीं होती। तो
असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्र 100 दिन की योजना बनाई थी? तो वो महात्मा गांधी यानी सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधियम यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 बनाया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया की थी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी पालमपुर की। नेक्स्ट है जो बुक स्पिरिट ऑफ लॉ, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो आपको करेक्ट है कि स्पिरिट ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी है, वो एक और हमारे थे उन्हीं ने द्वारा लिखे है। वो आप करेक्ट नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, खुद कुछ आपको भी तो करना चाहिए ना। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स टू ग्रो मोर क्रॉप, यानी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदावार की बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। तो यस ट्रू है ये। इस सिचुएशन को केयरफुली पढ़िए और पर्सन कंसर्न इन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड, यानी इस पर्सन को एम्प्लॉयड करेंगे या अनएम्प्लॉयड करेंगे। तो दिनेश दिल्ली के एक दिहाड़ी मजदूर है, वह प्रत्येक दिन 150 रुपये कमाता है, जबकि प्रचलित दिन दैनिक मजदूरी उनकी आय से अधिक है, यानी वो एक डेली लेबर है, वो 150 रुपये पर डे कमाता है। वेयर द गोइंग वेजेस आर मोर देन हिज डेली अर्निंग्स, यानी जब वो जाता है तो उसकी डेली अर्निंग्स से ज़्यादा होती है। तो ये क्या है सिचुएशन? स्टेट वेदर द पर्सन कंसिडर्ड एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, तो उसका एम्प्लॉयड ही कहलाएगा, क्योंकि वो जाता है तो उसे काम तो मिलता ही है ना। 17 क्वेश्चन है, इसे पढ़िए और परिभाषित शब्द लिखिए। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, यानी हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसा हम एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के अपने से कमतर ना समझे। तो ये क्या कहलाता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत इजी चैप्टर से बता रखा है। अक्टूबर 1990 में पाकिस्तान में सैनिक तख्त पालट यानी मिलिट्री कब हुआ था, की अगुवाई किसने की, वो आपको बताना है। महिमा मलाबार तट पर महिमा एक मलाबार कोस्ट पे तट है। शी इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूज अबाउट वेदर शी इज़ ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो वो मलाबार कोस्ट पे है। मलाबार कोस्ट हमारा कहाँ पे आता है? ईस्ट पे आता है। स्टेट वेदर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज महिमा करेंटली प्रेजेंट, तो वो इंडियन के कौन से कोस्टल प्लेन में है? तो वो ईस्टर्न पे है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आप लिख देंगे। नेक्स्ट है आपको इक्वालिटी वर्ड, समानता शब्द से क्या समझते हैं? इक्वालिटी यानी हर पर्सन को सेम तरह से ट्रीट करा जाए बिफोर द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग, ये सब आप लिख सकते हैं। या जस्टिस वर्ड से यानी न्याय से आप क्या समझते हैं? तो न्याय, न्याय क्या होता है कि किसी भी कोई भी लॉ वायलेशन होता है, यानी कोई भी कानून तोड़ता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये आप जस्टिस पे लिख देंगे। और इसके ये हमारी कौन सी सरकार, ये हमें जो हमारी कोर्ट वगैरह होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट, वो आप बता सकते हैं ह्यूमन कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। भारत की स्थल सीमा रेखा का विस्तार करिए। एक्सपेंशन ऑफ लैंड बाउंड्री इंडिया, तो लैंड बाउंड्री हमारी सबसे पहले पाकिस्तान से जुड़ी है, पाकिस्तान से जुड़ के यहाँ पे चाइना से और यहाँ पे नेपाल से, एंड नीचे हमारी कोस्टल से जुड़ी है, एंड यहाँ पे बांग्लादेश। तो ये सब आपको बता देना इंग्लिश में, और हिंदी वाले हिंदी में बता देंगे। लोकतंत्र के विपक्ष में, तो एक आर्गुमेंट आपको डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में लिखना है। तो डेमोक्रेसी है वो लॉ तो हमें प्रोवाइड करती है, पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत टाइम लगा देता है। जस्टिस में जो होता है ना, वो बहुत टाइम लगता है कि 15 साल बाद किसी को मिलता है, किसी को न्याय 15 साल बाद मिल रहा है, 15 साल तक वो मर भी जाएगा और न्याय लेके फिर क्या ही फ़ायदा। तो ये एक आर्ग्यूमेंट होता है डेमोक्रेसी का। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की परिभाषित करिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे कोई पर्सन जो कि एलिजिबल है, उसे काम करना आता है बट उसे काम नहीं मिल रहा, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सोशलिज्म से क्या समझते हैं? समाजवाद, यानी एक ही समाज के मतलब अलग अलग समाज के लोग एकजुट होकर रहते हैं, तो उसे सोशलिज्म समाजवाद कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र नेम एनी वन रिवर ऑफ सिंधु रिवर सिस्टम, तो आपको एक सिंधु रिवर सिस्टम की एक नदी का नाम बताना है। और रिवर सिस्टम बताना है। रिवर सिस्टम नर्मदा का, रिवर इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी नर्मदा नदी किस नदी का तंत्र का हिस्सा है, यानी जो नर्मदा नदी है वो किस रिवर सिस्टम में आती है, वो आपको बताना है।
डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं वो आप बता रहे हैं। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है यानी लोगों द्वारा शासन। वो आपको बता देना कि हमारा इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप में, हाउ वाज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था वो रशिया में कैसे यानी सोवियत संघ में कैसे वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपका सपोर्ट मटेरियल में क्वेश्चन है, आप इसे वहाँ से कर सकते हैं। किसी देश को मानक समय वाई डज एनी कंट्री नीड स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिया में भी बहुत तरह के लोग रहते हैं। जस्ट लाइक ये इंडिया का मैप बना दिया मैंने, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ है। अब नॉर्थ में जल्दी सूरज आ गया तो जल्दी समय हो गया, यहाँ पे कम समय हो गया। अब स्टैंडर्ड टाइम इसलिए है क्योंकि पूरी कंट्री को हमें एकजुट रखना है। डेमोक्रेसी यही सिखाती है कि पूरी कंट्री एकजुट रहेगी तो एक ही टाइम माना जाएगा। इस और आपको स्टैंडर्ड टाइम बताया, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है, आपको लिख देना है। फिर है एक डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल एनालाइज दिस ट्रीटमेंट। यानी जो डेमोक्रेसी में हो जाता है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो जो लोग इलेक्ट करते हैं जिन लोगों को। जस्ट लाइक हम एक पूरी कॉलोनी ने हमारे जस्ट लाइक मोदी जी को इलेक्ट करा। मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जस्ट लाइक एक एमएलए है, तो एमएलए को इलेक्ट करा तो वही इसी के पास पावर है कि वो फाइनल डिसीजन ले सके जो कि लोगों ने इलेक्ट करा है। तो यस, इस स्टेटमेंट को आप समझ, क्योंकि इससे लोगों की बात भी सुनी जाएगी और अगर नहीं सुनी जाएगी तो उस एमएलए को निकाल दिया जाएगा, अगली बार इलेक्शन में उसे कोई वोट ही नहीं देगा। तो ये एकदम सही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी फ्री और फेयर इलेक्शन क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में। अगर फ्री और फेयर नहीं होगा तो फिर फायदा ही क्या हुआ ऐसे इलेक्शन का। अगर सही स्वतंत्र ना हो, निष्पक्ष ना हो, अगर पक्षी रहते रहे कि यहाँ पे इलेक्शन में धर्म के आधार पर हो रहे हैं या फ्री नहीं हो रहे, यानी थोड़ी थोड़ी बहुत गलती हो रही है, तो इस स्टेटमेंट को ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से ही, आपको सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस भी बहुत दे रखे हैं इसमें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दो टाइप की होती हैं, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी आती है, वो दवाई बेचना वगैरह वगैरह बहुत सारी है। इकोनॉमिक एग्रीकल्चर में डायरेक्ट खेती फार्मिंग वगैरह आ जाती है। हाउ मेनी पार्ट्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड, तो मैंने अभी बता दिया, आपको एग्जाम्पल के साथ भी बतानी है। लिस्ट 5 मेन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। नॉन फार्मिंग या नॉन एग्रीकल्चर कह दो एक्टिविटीज़, तो 5 मेन बता देनी है। तो आपको एक तो डेयरी हो सकता है, डेयरी हो गया। सेकंड और हमारा वेजिटेबल्स जो बेचते हैं यानी सब्जी बेचते हैं, अब वो फार्मिंग तो नहीं कर रहे ना, वो डायरेक्ट सब्जी बेच रहे हैं। और डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे तो हम टीचरिंग बोल सकते हैं। तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वाई इज द हिमालय कंसाइडर एज द बोन फॉर इंडिया। तो हिमालय भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है। तो हिमालय जो है तो हिमालय से ही नदियाँ आती हैं, नदियाँ निकलती है, वो ओरिजिन होता है हर नदी का। तो जहाँ से प्योर वाटर मिलता है, प्योर वाटर हमें चाहिए क्योंकि 2.5% ही है, वो प्योर वाटर हमें मिलता है तभी हम जिंदा हैं। पानी तभी तो, पानी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, तो वो भारत के लिए वरदान है। एक्सप्लेन, और जो हिमालय के पीछे जो कुछ इलाके हैं ना वो बहुत ठंडे हैं और अगर हिमालय नहीं होते, हिमालय ना उसे रोक के रखते हैं कि वो ठंडी हवाएं, ठंडा जो तूफान है वो इधर ना आए, इसलिए हिमालय रोकते तो वो एक वरदान के रूप में माना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें लिखना क्या, आप लिखना आपको है क्योंकि पेपर करना है आपको, मुझे नहीं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया यही है कि इंडिया तीन बार तीनों तरफ से पानी से घिरा है, वह इम्पोर्टेंस बतानी है। इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो आपकी बुक में दे रखी है। वट आर द मेजर चैलेंज बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड बाय हाउ डिड द फेम्स। तो जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है उसके मेजर चैलेंज थे कि अलग अलग धर्म के लोग रह रहे थे, कुछ मुसलमान थे, कुछ हिंदू थे, उन सबको एकजुट करना बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था कि हम अलग अलग धर्म के, क्योंकि सब धर्म के बोल रहे थे कि हमारे लिए एक अलग सा कंट्री बना दो। पंजाब के लोग, पंजाबी लोग कहते हैं हमें अलग कंट्री चाहिए, मद्रास के अलग को चाहिए। तो पूरी कंट्री एकजुट होने के लिए हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उन्हें फेस भी करा अच्छे से। इंडिया पाकिस्तान का पहले बंटवारा हुआ क्योंकि पाकिस्तान जो मुसलमान लोगों ने कहा था कि हमें एक अलग देश दे दो पाकिस्तान। तो
हमारा इंडिया पहले ऐसा था, पर पाकिस्तान कट गया तो पाकिस्तान अपना चला गया। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने हेतु शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार बताइए, यानी कुछ रिफॉर्म्स बताइए एजुकेशन का, जिससे मिटिगेट हो जाए प्रॉब्लम्स। तो कुछ एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ की आप बता सकते हैं, शिक्षा जिससे अच्छी रहे तो आपको टीचिंग मेथड बता सकते हैं, और बहुत सारे आइडियाज़ भी बता सकते हैं जो आपके दिमाग में है। Mention that ideas that had emerged from the French Revolution that proved to be ideal for the world in future। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया थे कि नेशनलिज्म प्रमोट हुआ, कि लोग में अपने देशभक्त की भावना बढ़ी, और उन्होंने डेमोक्रेसी में अपनाई, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहते थे। तो बहुत सारे आइडियाज़ इमर्ज हुए। या फिर सोशल कंडीशन बतानी है फ्रेंच सोसाइटी की 17वीं सेंचुरी में। तो सोशल कंडीशन क्या थी? फ्रेंच सोसाइटी तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, ई स्टेट, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट। थर्ड ई स्टेट वाले सबसे ज़्यादा गरीब और थे, इसमें मिडिल क्लास और चर्च वगैरह आते थे। ये सब आप लिख देंगे इसमें। इस अनुच्छेद को पढ़ना और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। वेरियस एक्टिविटीज़ जो कि मेन सेक्टर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वारिंग, ये सब इंक्लूड करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ट्रेन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारी टर्शरी सेक्टर में आती है। The activity in the sector is result in the production of good and service. These activities add value to the national income, और इन एक्टिविटीज़ को ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन आपका आया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इसके टाइप्स बताइए, तो सेम यही आपको डिट्टो लिख देना है वहीं पे। तो ये देखिए आपके पेपर में ही आंसर आपको मिल गया, ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट। नॉन मार्केट कहो, नॉन फार्मिंग कहो, नॉन एग्रीकल्चर करो, या तो तीनों का मीनिंग सेम ही है। नेक्स्ट आगे लिखा है मार्केट एक्टिविटीज़, एनिमल जो कि रिफॉर्म हो रहा है, एक्टिविटीज़ जो कि पेयर प्रॉफिट के लिए होती हैं, वो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन में आ जाती हैं, गवर्नमेंट सर्विस में आ जाती हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि सेल्फ कंजप्शन में होती हैं। नेशनल इनकम क्या इंक्लूड कर सकता है? वैल्यू फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। प्रोडक्शन ऑफ गुड, तो इसमें आपका तीनों ही आपका नेशनल इनकम जो है वो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। अंडर विच सेक्टर ग्रोइंग ऑफ प्राइस विल कम, तो वो प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा। करियर सर्विस आर एग्जाम्पल ऑफ करियर सर्विस। कुरियर सर्विस जो होती है वो एग्जाम्पल है टर्शरी सेक्टर की। कुरियर है, सॉरी करियर नहीं है। दूस एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय पे और प्रॉफिट, तो वो हमारी होती है मार्केट एक्टिविटीज़। ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल इन द किचन गार्डन फॉर यूज़, फॉर ओन यूज़, अपने यूज़ के लिए, तो वो हमारी होती है तो वो हमने अभी पढ़ा था, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आता है। नेक्स्ट आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये भी 37 अनुच्छेद ही है, इसे भी हमें पढ़ के आंसर करना है। तो पढ़ लेते हैं एक बार, छोटा सा ही है। द रिवर इंदुस रिवर्स इन तिब्बत, तो जो इंदुस रिवर है तिब्बत में, वो एक मानसरोवर लेक के पास है। फ्लोइंग वेस्ट वेस्ट में फ्लो करती है, इंडिया में लद्दाख के थ्रू एंटर करती है। एक पिक्चरस और गार्गी बनाती है इस पार्ट में। सल्फर ट्रिब्यूटरी जस्ट लाइक झस्कार, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस कश्मीर रीजन में इसे ज्वाइन करती है। इंडिया फ्लो करती है इसमें बलिस्तान से गिलगिट्स, और इमर्ज करती है माउंटेन एट द अटॉक। सतलुज, बीज, रावी, चिनाब, झेलम join together and enter the Indus near Mithran in Pakistan. Beyond this, Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea and sea coast of Karachi. The Indus Plain has a very gentle slope with a total length of 2900 km. Indus is the one of the longest river of the world. A little over a third of the Indus basin is located in the Indian Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest is Pakistan. 30 अब इसमें क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदुस रिवर, तो ये सारी ही हैं ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच आर जॉइन द इंदुस रिवर इन कश्मीर रीजन, तो कश्मीर रीजन में कौन सी रिवर ने ज्वाइन करती है, तो वो हुंजा भी करती है और झेलम भी तो इसमें आपका हुंजा आ जाएगा। नेक्स्ट,
पर हुंजा जो है वो ट्रिब्यूटरी है, तो इसमें आपका रिवर जो रहेगी वो हो जाएगी झेलम। डी आपका झेलम हो जाएगा। द रिवर इंदूस जो होती है, इंदू रिवर जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट करती है, तो ये हमारी रिवर इंदूस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, यहाँ पे हमें लिखा हुआ था जस्ट अभी हमने पढ़ा था, इंदूस रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, यहाँ पे मिथनॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मिथन कॉट का आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन इंदूस इन मिथनॉट, तो इसमें से अभी हमने क्वेश्चन करा रिवर इंदूस, तो इसमें गंगा, रवि, चेनाब, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो राबी और चिनाब आपका हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 37.5, इन विच रीजन डज रिवर इंदूस एंटर इंडिया, तो वो लद्दाख पार्ट में एंटर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे भी फिर एक अनुच्छेद है, मैंने कहा था तीन अनुच्छेद होंगे और कोई चॉइस नहीं दे रखी। हरियाणा हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982, चौधरी देवीलाल से एक ओपोजिशन लीडर थे जिन्होंने नवोदय युद्ध यानी स्ट्रगल फॉर न्याय युद्ध चलाया था, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और एक न्यू पार्टी लोकदल फॉर्म करी थी। उन्होंने हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन, इलेक्शन के अगेंस्ट खड़ी हुई थी और बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज भी इसके साथ जुड़ गई थी। In the election campaign, Devilal said that if his party won the election, his government would waive loans of farmers. उसने कहा था कि अगर मेरी पार्टी जीतेगी तो मैं फार्मर का लोन माफ़ कर दूंगा, स्मॉल बिजनेस को लोन दूंगा। ये और उसने फर्स्ट एक्शन ऑफ द हीज गवर्नमेंट, और उसने प्रॉमिस करे और एक्शन। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट, अब पीपल जो थे वो कांग्रेस से दुखी थी, तो वो देवीलाल की तरफ अट्रैक्ट हो गई, उसके प्रॉमिस से अट्रैक्ट हो गई। अब किसान को भी अपना लोन देना ही नहीं था। तो जब इलेक्शन हुए तो वोट हुए और लोकदल पार्टी जीत गई। लोकदल ने 76 सीटें जीत ली 90 सीट में से स्टेट असेंबली में, और लोकदल ने अकेले ही 60 सीट एक क्लियर मेजॉरिटी असेंबली में ली, और कांग्रेस ने सिर्फ 5 सीट ली। तो विच पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग द स्टेट ऑफ हरियाणा इन 1985, तो 1985 में किसने रूल करा, फिर लोकदल ने। क्योंकि 1982 में तो लोकदल देवीलाल आया ही था, तो 1985 में लोकदल ने रूल करा। वो फॉर्म लोकदल पार्टी, तो चौधरी देवीलाल बी ऑप्शन करेक्ट है। वो फॉर्म पार्टी, अब आप हिंदी में भी इसका आंसर टिक कर लेंगे। विच पार्टी वो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, विच पार्टी वॉन द असेंबली इलेक्शन ऑफ हरियाणा इन 1987, तो वो भी लोकदल पार्टी ने ही करा था। वो लेट द मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, तो न्याय युद्ध किसने बनाया था, चौधरी देवीलाल ने बनाया था। वो वाज द पोल प्रॉमिस ऑफ चौधरी देवीलाल ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन, वीवर ऑफ लोन ऑफ फार्मर, वीवर ऑफ लोन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है बी ऑप्शन। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली इलेक्शन इन 1987, लोकदल सिंगल हैंडली वॉन 2/3 मेजॉरिटी, कांग्रेस वॉन ओनली 5 सीट्स, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें सारे ही करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 जो है हमारा वो भी एक पैसेज है जो कि लास्ट ही क्वेश्चन है, फिर हमारा मैप वाला क्वेश्चन आ जाएगा। नाजियों की आइडियोलॉजी की थी हिटलर, हमारा वर्ल्ड व्यू है। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन, अब लोगों के बीच में समानता नहीं थी, बट ओनली रेशियल हायरजी, अब उन्हें रंग भेद पे देखा जाता था, चेहरे पे देखा जाता था। इन दिस फ्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइज, जो उनकी ब्लू आइज होंगी, और जो जो जर्मनी में पैदा होंगे वो बड़े हैं, और जो ज्यूस हैं जिनकी जिनकी बड़ी बड़ी नाकें होती हैं, उन ज्यूस की फ़ोटोज़ दिखा रखे हैं आप, वो देखिए लोएस्ट रंग, और जिनका रंग भी काला है वो नॉर्डिक जर्मन नहीं है, तो यहाँ पे रंग भेद होने लगा, और ये एक एंटी रेस बन गया धीरे धीरे। एनिमीज बने आर्यंस के, यानी जो सारे ज्यूज लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें पे सारा इन्हें कम माना जाता था। ऑल द कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। हिटलर रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। हिटलर का जो रेसिज्म था वो बोरो करा गया था चार्ल्स और डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। डार्विन जो थे एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन करा था कि क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, वही उन्होंने एक्सप्लेन करा था। हॉर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था कि
idea of survival of the fittest. According to the idea, only those species survive on the earth that could adapt themselves to changing climatic condition. यानी उसके अकॉर्डिंग क्या था उस आइडिया की कि वही लोग जिंदा रह सकते हैं जो हमारे अपने आप को क्लाइमेटिक चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज कर ले, यानी अपने आप को गोरा बना ले. वी शुड बेयर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन. पर हम देख सकते हैं कि डार्विन जो था वो उसने ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं करा, पर किसने कर दिया? हर्बर्ट ने कर दिया. इन वट ही थॉट ही वॉज प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. उसने बोला था वो नेचुरल प्रोसेस है सिलेक्शन की. पर ये आइडिया रेसिस्ट के लिए यूज़ करा गया और कहा गया कि जो ओवर कलर्ड ओवर कॉन्क्यूट पीपल हैं वो बेकार हैं. जो नाजी के आर्ग्यूमेंट थे वो सिंपल थे. स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन वुड पेरिश. जिनके अच्छे गोरे रंग थे वो तो सर्वाइव कर रहे थे और जो वीक थे वो मर रहे थे धीरे धीरे या मारे जा रहे थे. जो आर्यन रेस था उनका फाइनेस्ट गोरे चिट्टे थे वो हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड. और वो कहते थे हम प्योर हैं हमारी और हम स्ट्रॉन्गर भी हैं और डोमिनेट करेंगे वर्ल्ड को. इनमें से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग रेस आर कंसाइडेड टू सुप्रीम अकॉर्डिंग टू नाजी? तो सुप्रीम के लिए आर्यन थी. वो गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. तो इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने दी थी. अकॉर्डिंग टू द हिटलर वो वॉज द मेन एनिमी ऑफ द आर्मिन्स. तो ज्यूज थे. चार्ल्स और डार्विन वॉज द वो क्या थे? एक नेचुरल साइंटिस्ट थे. हर्बर्ट स्पेंसर गिव द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दी थी. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. अब मैप बेस्ड क्वेश्चन है. द कंट्री विच हैज वॉज द अलाइड पावर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स आपको बतानी है और एक कंट्री जो कि एक्सिस पावर थी. अलाइड पावर्स में आप जर्मनी मेंशन कर सकते हैं और एक्सिस पावर में वर्ल्ड वॉर 2 में आप यूएस मेंशन कर सकते हैं. जापान मेंशन सॉरी यूएस तो इधर की थी तो जापान मेंशन कर सकते हैं. जर्मनी और जापान. बट हमें यहाँ पे यूएस दे रखी है तो हम यहाँ पे यूएस ले लेते हैं और यहाँ पे जर्मनी. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस और जर्मनी. फिर ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट लेवल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग. कोंकण कोस्टल, मालवा प्लेट्यू, अनाई मुदई और मलाबार. तो ये सारे आपको फिल करना है. ये सब तो बहुत ईजी है, आप अपने मैप वाले में से भी कर सकते हैं. और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हैं, वो भी बहुत ईजी है क्वेश्चंस और आपको ये क्वेश्चन नहीं करने होते. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और मेरे पढ़ाने के बाद इसे सॉल्व अभी बैठ के आप इसे सॉल्व करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय गाइस.